तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जारी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो आंसर होगा 108 है। तो अभी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 जारी किया है, जिसमें भारत की रैंक 108 है। टोटल कितने देशों में से? 193 देशों में से। और इससे पहले वाली जो रैंकिंग आई थी 2021 वाली रैंकिंग, उसमें भारत 122वें स्थान पे था। इसका मतलब इसमें इस बार सुधार देखने को मिला है। तो ये जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स ये पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता का माप करता है कि किस देश में पुरुषों और महिलाओं के बीच कितनी असमानता है। तो जितनी असमानता ज्यादा देखने को मिलेगी तो वो खराब है, और जितनी असमानता कम देखने को मिलेगी वो अच्छी बात है। जैसे कि अगर महिला और पुरुष दोनों जॉब में है तो वहां पे दोनों को अगर इक्वल काम के लिए इक्वल सैलरी मिलती है तो ये अच्छी बात है। उसी तरह से एजुकेशन फील्ड में देखा जाता है, श्रम के मामले में देखा जाता है, मतलब कितने पुरुष जॉब कर रहे हैं, कितनी महिलाएं जॉब कर रही है। तो इन सब फैक्टर को ध्यान में रख के ये कैलकुलेट किया जाता है, ये रैंकिंग तैयार की जाती है। और भारत इसमें 108वें स्थान पर है। आप पूछोगे पहले स्थान पे कौन सा देश है, तो पहले स्थान पे डेनमार्क है, दूसरे स्थान पे नॉर्वे है और तीसरे पे स्विट्जरलैंड है। ये बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा मैं आपको दे रहा हूं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की साइट पे जाकर के ही मैंने ये रैंकिंग निकाली है। तो यूएनडीपी की अगर बात करें, स्थापना होती है 1965 में, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में हो गया और इसके हेड है एकिम स्टेनर। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो आंसर होगा 134। तो अभी संयुक्त राष्ट्र ने ये मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी किया है, जिसमें स्विट्जरलैंड 193 देशों में से पहले स्थान पर है। पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड, दूसरे पे नॉर्वे और तीसरे पे आइसलैंड है। भारत 134वें स्थान पर है और सबसे लास्ट में सोमालिया है। तो मानव विकास सूचकांक की हम बात कर रहे हैं, मैंने बताया भारत 134 नंबर पर है, टॉप पे स्विट्जरलैंड है और सबसे आखिरी में है सोमालिया। और ये भी याद रखना है कि इसको जारी कौन करता है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जारी DHL ग्लोबल कनेक्टेडनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा 62 नंबर पे। तो DHL ग्लोबल कनेक्टेडनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत इस इंडेक्स में 62वें स्थान पर है, 62 नंबर पर है। ये रिपोर्ट 2011 से हर साल जारी हो रही है और ये रिपोर्ट जर्मन लॉजिस्टिक कंपनी DHL के द्वारा शुरू की गई और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस के द्वारा तैयार की गई। ये रिपोर्ट क्या बताती है कि किस देश की कनेक्टिविटी दूसरे देशों से कैसी है, जैसे कि क्या वहां से जल कनेक्टिविटी है यानी कि शिप वगैरह से, हवाई मार्ग से यानी कि एरोप्लेन वगैरह से, और या फिर रोड कनेक्टिविटी, या यूं कहूं कि कौन सा देश कितने देशों से जुड़ा हुआ है। जो देश सबसे ज्यादा देशों से जुड़ा हुआ है यानी कि सबसे ज्यादा देशों से उसकी कनेक्टिविटी है, तो उसे यहाँ पे अच्छी रैंक दी गई है। तो मतलब इन सभी फैक्टरों को ध्यान में रख करके ये इंडेक्स तैयार किया गया। तो 2024 में भारत की रैंक 62 है, 181 देश, टॉप पे सिंगापुर है, यानी कि विश्व स्तर पर सबसे अधिक जुड़ा हुआ देश सिंगापुर को बताया गया। दूसरे नंबर पे नीदरलैंड और फिर आयरलैंड। और इसके अनुसार दुनिया में सबसे अधिक जुड़ा हुआ क्षेत्र कौन सा बताया गया? तो आंसर होगा यूरोप। चलो तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 मार्च को। तो हर साल 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे के रूप में मनाया जाता है और ये दिन उपभोक्ताओं यानी कि कंज्यूमर्स के अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। थीम क्या है? उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार AI, फेयर एंड रेस्पॉन्सिबल AI फॉर कंज्यूमर। पहली बार इस दिन को 1983 में मनाया गया। देखो ये तो हो गया विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो वर्ल्ड लेवल पे मनाते हैं, और भारत में यानी कि नेशनल लेवल पे भी इसी तरह का एक दिवस हम मनाते हैं, राष्ट्र उपभोक्ता दिवस, नेशनल कंज्यूमर डे। वो 24 दिसंबर को होता है। वैसे 15 मार्च को एक और दिवस मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय इस्लामोफोबिया दिवस, वो भी याद रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 14 मार्च को। तो वर्ल्ड किडनी डे ये हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। तो इस बार 2024 में ये हमने 14 मार्च को मनाया, ये आप ध्यान में रखना। और थीम क्या है? किडनी हेल्थ फॉर ऑल। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 16 मार्च को। तो हर साल 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे के रूप में मनाया जाता है। इसे इम्यूनाइजेशन डे भी कहते हैं। और 16 मार्च को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 16 मार्च 1995 में
देश में ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी और इसी दिन भारत को पोलियो मुक्त बनाने के लिए सरकार ने पल्स पोलियो अभियान शुरू किया था। और आप जानते ही हो भारत 2014 में पोलियो मुक्त हो चुका है। तो लोगों को टीकाकरण के महत्व को समझाने, उसके बारे में जागरूक करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। वैसे एक विश्व टीकाकरण सप्ताह भी हम मनाते हैं, वो अप्रैल के अंतिम सप्ताह को मनाया जाता है, यानी कि 24 से लेकर 30 अप्रैल तक। आपको पता है विश्व का सबसे पहला टीका किसने खोजा था? एडवर्ड जेनर ने। और किसका? चेचक का। जबकि रेबीज का टीका खोजा था लुई पास्चर ने। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में वुमेन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा आरसीबी ने, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं वुमेन्स प्रीमियर लीग की 2024 में। ये इसका दूसरा संस्करण है जिसको आरसीबी ने जीत लिया। उप विजेता कौन रहा? किसे हराया? दिल्ली कैपिटल्स को। और इसकी कैप्टन की बात करें, कैप्टन कौन है आरसीबी की? तो स्मृति मंधाना है। अच्छा, इसमें दो नाम और याद रखना कि ऑरेंज कैप किसे मिली है और पर्पल कैप किसे मिली है। पहले तो ये याद रखो, ऑरेंज कैप और पर्पल कैप किसे मिलती है? जो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं उन्हें मिलती है ऑरेंज कैप। तो मिली है एलिसा पेर्री को, ये आरसीबी की प्लेयर है। और पर्पल कैप जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं उनको मिलती है, ये मिली है श्रेयंका पाटिल को, ये भी आरसीबी की प्लेयर है। तो कम से कम इतने पॉइंट्स तो आपको याद रखने हैं। और बाकी अगर जानना चाहो कि फाइनल कहां पे खेला गया, तो दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में। और जिसका पहला मैच खेला गया था तो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेला गया था। इसका स्पॉन्सर टाटा है और इस बार ये इसका दूसरा संस्करण है। और जो इसका पहला संस्करण हुआ था 2023 में, उसे मुंबई इंडियंस ने जीता था। फिर आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 400 प्लस चौके लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने पॉल स्टर्लिंग, ये किस देश के हैं? तो आंसर होगा आयरलैंड। तो अभी आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग ये T20 में 400 प्लस चौके लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। अभी उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के पहले मैच में ये रिकॉर्ड बनाया। और इनके बाद T20 इंटरनेशनल में चौके लगाने के मामले में पाकिस्तान के बाबर आजम ये दूसरे स्थान पर है 395 चौकों के साथ, और विराट कोहली तीसरे स्थान पर है 361 चौकों के साथ। तो इनका नाम ध्यान रखना, पॉल स्टर्लिंग का, ये आयरलैंड के प्लेयर है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में कीर्ति नाम से एक अद्वितीय प्रतिमा खोज कार्यक्रम, इसका उद्घाटन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा चंडीगढ़ में। तो हमारे जो युवा मामले और खेल मंत्री है अनुराग सिंह ठाकुर, इन्होंने भी चंडीगढ़ में कीर्ति नाम से एक अद्वितीय प्रतिभा खोज कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। यहाँ पे कीर्ति की फुल फॉर्म भी है खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। तो अब नाम से पता चल रहा होगा इसका उद्देश्य क्या है कि देश में 9 से लेकर 18 वर्ष की आयु में बहुत सा टैलेंट हमारे पास है जो अभी छुपा हुआ है, तो उसे आइडेंटिफाई करना है और फिर उसे बढ़ावा देना है। आप देखते होंगे हमारे गांव में बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते हैं, मतलब टैलेंट तो कूट कूट के भरा हुआ है। हमारे देश में सचिन जैसे प्लेयर केवल एक ही नहीं है, बहुत सारे हैं। बस फर्क इतना हो गया कि उनको मौका नहीं मिला। जिनको मौका मिल जाता है, मतलब टैलेंट तो चाहिए देखो, लेकिन मौका भी चाहिए होता है। तो जिनको मौका मिल जाता है वो आगे आते हैं, जिनको मौका नहीं मिलता वो पीछे रह जाते हैं। तो ऐसे ही टैलेंट को बाहर निकालने के लिए, उसे खोजने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया। कीर्ति इसका नाम है। और अभी इसको कहाँ पे शुरू किया, कहाँ पे उद्घाटन किया, ये याद रखना, चंडीगढ़ में। अच्छा, फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा मुंबई ने। देखो रणजी ट्रॉफी, पहले तो ये याद रखो इसका संबंध किससे? तो क्रिकेट से है। इसका फाइनल अभी खेला गया मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में और इसे जीता है मुंबई ने। मुंबई का ये 42वां खिताब है, 42 टाइम्स ये जीत चुका है। और इसने किसको हराया? उप विजेता कौन रहा? तो विदर्भ। आपको बता दूं, मुंबई ने आखिरी बार 2015-16 में रणजी ट्रॉफी जीती थी। पहली बार इसने 1934-35 में जीती थी। मतलब रणजी ट्रॉफी जब शुरू हुई थी ना, 1934-35 में ही शुरू हुई थी और पहला खिताब मुंबई ने ही जीता था, तब इसे बॉम्बे कहा जाता था। और अभी मुंबई टीम के कप्तान है अजिंक्य रहाणे और विदर्भ टीम के कप्तान है अजय वाडेकर। और प्लेयर ऑफ द मैच रहे मुशीर खान, ये मुंबई के हैं। और प्लेयर ऑफ द सीरीज ये तनुष कोटिया रहे, ये भी मुंबई से हैं। बाकी रणजी ट्रॉफी की भी मैं आपको बात बता दूं तो ये भारत की प्रमुख घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी है, जिसका नाम KS रणजीत सिंह जी के नाम पे रखा गया है, जो कि जामनगर के नवाब थे, ये KS रणजीत सिंह जी। और आप यूं भी कह सकते हो कि टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले वो पहले भारतीय थे। फिर BCCI ने
1934-35 में उनके सम्मान में ये रणजी ट्रॉफी की शुरुआत की थी और अभी तक सबसे सफल टीम भी यही है, मुंबई। और पिछले साल रणजी ट्रॉफी को जीता था किसने? सौराष्ट्र ने, और इस बार मुंबई ने जीता है। तो रणजी ट्रॉफी से संबंधित सारे फैक्ट्स मैंने आपको यहाँ पे कवर करवा दिए। और अभी 2024 की ही बात करें तो अभी हमने संतोष ट्रॉफी के बारे में पढ़ा था। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है, याद रखना। उसको किसने जीता? सर्विसेज ने जीता था, गोवा को हराया था, आपको याद होगा। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा रतन टाटा जी को। तो टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा जी को अभी प्रतिष्ठित पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो उन्हें उनके उत्कृष्ट परोपकारी योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया। और पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार का नाम आपको पता है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है। और ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने सामाजिक कल्याण और मानवीय कल्याण के लिए असाधारण योगदान दिया हो। और आपको पता ही है रतन टाटा जी ने अपनी इनकम का आधे से ज्यादा हिस्सा दान में दिया है। रतन टाटा जी, इन्हें सन 2000 में पद्म भूषण मिला, सन 2008 में पद्म विभूषण मिला। अब इंतजार है तो भारत रत्न का, पता नहीं सरकार ने अभी तक क्यों नहीं दिया, ये समझ से बाहर है। बाकी आपको पता है पिछले साल 2023 में ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी इनको मिल चुका है, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। बस भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलना बाकी है। उसके अलावा महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार भी इनको मिला था। और इनकी ऑटोबायोग्राफी है रतन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। और पीवी नरसिम्हा राव जी से भी आपको याद आएगा अभी 2024 में ही इन्हें भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। बाकी श्रीनिवासन स्वामी की बात करें तो 2024 का IAA गोल्डन कंपास अवार्ड मिला इनको। अमिताभ घोष इरास्मस पुरस्कार 2024 मिला। और रिकेन यामामोटो, ये जापान के हैं, अभी 2024 का प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार इन्होंने जीता। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा ग्रीष्मा ठाकुर और रितिका चोपड़ा को। तो वर्ष की उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सन के लिए ये चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया जाता है। तो अभी 2024 के लिए ये पुरस्कार दिया गया स्वतंत्र पत्रकार ग्रीष्मा ठाकुर को और इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार रितिका चोपड़ा को। तो इस पुरस्कार की स्थापना 1980 में मीडिया फाउंडेशन के द्वारा की गई थी और अभी ये दिया गया, इन दोनों के नाम याद रखना, ग्रीष्मा ठाकुर और रितिका चोपड़ा को। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस देश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई? तो आंसर होगा मॉरिशस। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी मॉरिशस की यात्रा पर गई हैं और वहां पर वे 56वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई हैं। और इस तरह से वे मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने वाली 6वीं भारतीय बनी है, जो भी 12 मार्च को था। और इसी यात्रा के दौरान उनको मॉरिशस यूनिवर्सिटी की ओर से डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से नवाजा गया। उन्होंने यात्रा के दौरान ही मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं प्रविंद कुमार जुगनौथ, उनको रुपए कार्ड भी गिफ्ट किया। और राष्ट्रपति जी से आपको याद आएगा पिछले साल सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान उनको मिला था, जिसे कहते हैं येलो स्टार। बात मॉरिशस की है तो ये रहा मैप में मॉरिशस। इसके स्टैटिक जरूर याद रखना। ये एक ईस्ट अफ्रीकी देश है, कैपिटल होती है पोर्ट लुइस, करेंसी है मॉरिशियन रुपी, प्रेसिडेंट है पृथ्वीराज सिंह रूपन और प्रधानमंत्री है प्रविंद जुगनौथ। ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर होगा राहुल सिंह। तो अभी केंद्र सरकार ने आईएएस अधिकारी राहुल सिंह को सीबीएसई का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्होंने किनका स्थान लिया? निधि छिब्बर का स्थान लिया। निधि छिब्बर, मैं आपको बता दूं कि अभी उनको नीति आयोग में बतौर सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, इनके अलावा एक और नाम मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, वो भी आपको ध्यान में रखना है। राजीव कुमार मित्तल का नाम, इनको अभी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का महानिदेशक डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। ये जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है ना, ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बाकी सीबीएसई की बात करें, फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। स्थापना होती है 1929 में, नई दिल्ली में मुख्यालय हो गया। इसका ध्येय वाक्य है अस्तो मां सद्गमय, यानी कि हे प्रभु हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो। अभी कुछ समय पहले सीबीएसई ने परीक्षा संगम पोर्टल भी लॉन्च किया था और अभी इसके नए अध्यक्ष याद रखना राहुल सिंह बन गए। बाकी आप कुछ जानते हो, ये जो देवेंद्र झाझरिया हैं, इनका संबंध भाला फेंक से है, पैरा एथलीट है। अभी भारतीय पैरालंपिक कमेटी के ये अध्यक्ष बने।
सुमन कुमारी की बात करें तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला स्नाइपर बनी थी और अनीश शाह फिक्की के अगले अध्यक्ष बनाए गए। तो ये नाम न्यूज में है, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसे चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को। तो अभी ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को भारत के चुनाव आयोग में नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको पता है चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं, जिसमें से एक होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि कौन है, राजीव कुमार है 25वें नंबर के, और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। और आपको याद होगा अभी हमने पढ़ा था, एक चुनाव आयुक्त तो थे अरुण गोयल जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, और दूसरे वाले थे अनूप पांडे, वो अभी 15 फरवरी 2024 को ही रिटायर्ड हो गए। तो अब दोनों चुनाव आयुक्त का स्थान खाली हो गया। तो अब हमारे नए चुनाव आयुक्त बन गए हैं, इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। चुनाव आयोग में जो ये 3 सदस्य हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त बोल दूं या चुनाव आयुक्त बोल दूं, इनका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है या 65 साल आयु, जो भी पहले हो। कौन नियुक्त करता है, हमारे राष्ट्रपति जी इनको नियुक्त करते हैं, जो कि द्रौपदी मुर्मू है वर्तमान में। भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करें, स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 में। यही कारण है कि आप 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाते हो। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर मैं पूछूं, भाई वर्तमान में तो राजीव कुमार है, लेकिन पहले कौन थे, फर्स्ट नंबर के सुकुमार सेन। और पहली महिलाओं में पूछूं तो पहली महिला कौन थी, वीएस रमा देवी थी। चुनाव आयोग ने आपको बता दूं गरुड़ एप्लीकेशन लॉन्च किया था, सी विजिल एप्लीकेशन लॉन्च किया था, और एनकोर नाम से एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था। तो ये याद रखना। इसके अलावा 2-3 नाम मैं आपको और बता रहा हूं, वो भी आप ध्यान में रखना। जैसे कि अजय माणिकराव खानविलकर, ये भारत के नए लोकपाल बने, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। उसके अलावा किशोर मकवाना का नाम याद रखना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के अध्यक्ष बने। और एएस राजीव, ये भी सतर्कता आयुक्त बने। और आशा लकड़ा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य बनी थी। तो ये 2-4 नाम इंपॉर्टेंट रहेंगे जो मैंने आपको रिवाइज कराया, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में चर्चा में रही एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की, तो आंसर होगा हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद जी ने। तो आपको याद होगा वन नेशन वन इलेक्शन के लिए भारत सरकार ने एक समिति बनाई थी, किनकी अध्यक्षता में, रामनाथ कोविंद जी, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे। ये 8 मेंबर कमेटी थी और अभी इन्होंने अपनी रिपोर्ट हमारी वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इनको सौंप दी है। ये रिपोर्ट 18,626 पेजेस की रिपोर्ट है और इसमें कहा गया कि इन्होंने 47 राजनीतिक दलों से सुझाव लिए, जिनमें से 32 पार्टियां वन नेशन वन इलेक्शन का सपोर्ट करती है। मतलब ये कह रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन देश में लागू होना चाहिए, लेकिन कब से, 2029 से, और 2 चरणों में, 2 स्टेप में ये लागू होना चाहिए। पहले स्टेप में, पहले चरण में लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए और फिर उसके अगले 100 दिन के अंदर अंदर दूसरा चरण होना चाहिए, जिसमें जो लोकल गवर्नेंस के चुनाव होंगे, जिसमें पंचायत वगैरह, नगर पालिका, इन सब के चुनाव आ जाएंगे। तो याद रखना, एक राष्ट्र एक चुनाव पर अभी उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की, रामनाथ कोविंद जी ने। अपनी रिपोर्ट उन्होंने सौंप दी है। तो ये न्यूज में है, चर्चा में है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो आंसर होगा एनके सहगल। तो अभी केंद्र सरकार ने नवनीत कुमार सहगल को, यानी कि एनके सहगल को प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे किनका स्थान लेंगे, ए सूर्य प्रकाश का। और इस प्रकार वे प्रसार भारती के 7वें अध्यक्ष होंगे। उनका कार्यकाल 3 साल का होगा या 70 वर्ष आयु, जो भी पहले हो। तो इस तरह से एक और प्रश्न आपका क्लियर हो जाता है कि प्रसार भारती के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल या 70 वर्ष आयु, जो भी पहले हो, इतना होता है। प्रसार भारती की बात करें तो ये एक वैधानिक स्वायत्त संस्था है और ये देश का सरकारी प्रसारण केंद्र है। इसकी स्थापना होती है 23 नवंबर 1997 में। और आकाशवाणी, जिसे आप ऑल इंडिया रेडियो कहते हो, और दूरदर्शन, ये इसके प्रमुख घटक हैं। अच्छा, प्रसार भारती के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो निखिल चक्रवर्ती थे। और इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, शशि शेखर वेम्पति है। बाकी आप जानते हो राहुल सिंह, ये भी सीबीएसई बोर्ड के नए अध्यक्ष बने। अजय माणिकराव खानविलकर भारत के नए लोकपाल बने। और किशोर मकवाना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के ये अभी नए अध्यक्ष बने थे। ये बिल्कुल लेटेस्ट अपॉइंटमेंट मैंने आपको रिवाइज करवाए हैं, इनको भी ध्यान में रखना। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री कौन बने,
तो आंसर होगा मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष के बीच फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री जो थे अभी तक, मोहम्मद शैते, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब यहाँ पे नए प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। फिलिस्तीन के जो राष्ट्रपति हैं महमूद अब्बास, उन्होंने इनको पद की शपथ दिलाई है। मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये जो गाजा पट्टी वाला जो एरिया हो गया और ये वेस्ट बैंक वाला, अब यही फिलिस्तीन है, बाकी वाला इजराइल कहलाता है। और यहाँ गाजा पट्टी में जो हमास है वो बमबारी करता रहता है, यहाँ पे यही चलता रहता है मामला, कभी ये इस पे अटैक करता है, फिर ये हमला करता है। और यहाँ की कैपिटल कही जाती है जेरूसलम। और एक याद रखना, एक मस्जिद बड़ी फेमस है यहाँ पे, अल अक्सा मस्जिद, वो यहीं पर है। तो सिंपल सा एक लाइन में याद रखेंगे, फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बने मोहम्मद मुस्तफ़ा। अब बिल्कुल फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में देश का सबसे ऊंचा मौसम टावर का उद्घाटन कहां पे किया गया, तो आंसर होगा भोपाल में। तो अभी हमारे जो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं किरेन रिजिजू जी, इन्होंने मध्य प्रदेश के भोपाल में देश के सबसे ऊंचे मौसम टावर का उद्घाटन किया है। तो भोपाल के पास सीलखेड़ा में लगा यह टावर 200 किलोमीटर दूर से बादलों को ट्रेस करने में सक्षम है और इस 72 मीटर ऊंचे टावर पर फिनलैंड में बना सी बैंड रडार स्थापित किया है, जिससे 3 घंटे पहले ही बादलों की लोकेशन और उनके बरसने की टाइमिंग का हमें पता चल जाएगा। और इस तरह से ये साउथ एशिया में अपनी तरह का इकलौता और सबसे बड़ा सेंटर है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में इसका मुख्यालय होगा। तो इससे संबंधित ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताया। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहां पे हुआ, तो आंसर होगा सऊदी अरब में। तो सऊदी अरब के जेद्दा में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण हुआ है और इसका नाम क्या है, अब्दुल अजीज अब्दुल्ला शरबतली मस्जिद। इसे एक चाइनीज कंपनी ने बनाया है 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल करके। और काफी बार आपने पढ़ा होगा और मैं आपको पढ़ाऊंगा भी सही कि 3D प्रिंटेड चीजें बनाई जाती है, 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल करके चीजें बनाई जाती है। क्या होता है इसमें, ऐसे याद रखो कि इसमें सारा काम मशीन करती है। आपको जो भी रॉ मटेरियल होता है वो उस मशीन के अंदर डाल देना होता है और जो भी आपका नक्शा होता है, जो भी आपको बनानी है, बिल्डिंग बनानी है, उसका स्ट्रक्चर डाल दो कि मुझे ऐसे ऐसे चाहिए, उस कंप्यूटर के अंदर डाल दो और वो मशीन आपकी पूरी बिल्डिंग तैयार कर देगी। तो इसमें फायदा क्या होता है भाई, सारा काम मशीन कर रही है तो इसमें समय भी कम लगता है और रॉ मटेरियल भी कम वेस्ट होता है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में देश के पहले फ्यूचर लैब्स सेंटर का उद्घाटन कहां पे हुआ, तो आंसर होगा तिरुवनंतपुरम में। तो अभी हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर जी, इन्होंने सी डेक तिरुअनंतपुरम में भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन किया और इसे नाम दिया सेंटर फॉर सेमीकंडक्टर चिप्स एंड सिस्टम्स फॉर स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक। तो ये सेंटर नेक्स्ट जनरेशन चिप डिजाइन करेगा, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करेगा और रिसर्च के लिए अहम रोल अदा करेगा। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स केंद्र का उद्घाटन कहां पे किया गया, तो आंसर होगा भुवनेश्वर में। तो अभी उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, अभी उन्होंने भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री जी ने स्टेडियम परिसर में एक नए इंडोर गोताखोरी केंद्र का भी आधारशिला रखी है। और इन सब में कितनी लागत आ रही है, तो आंसर होगा 120 करोड़ रुपए। अच्छा, ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है एज ए स्टैटिक कि कलिंगा स्टेडियम कहां पर है। ये उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में है, तो ये आप ध्यान रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि दुनिया का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसका नाम है डेविन, इसको किस कंपनी ने लॉन्च किया है, तो आंसर होगा कॉग्निशन। तो अमेरिका का एक एआई स्टार्टअप है जिसका नाम है कॉग्निशन, जिसने अभी डेविन नामक एक नया एआई चैटबॉट लॉन्च किया है और ये दुनिया का पहला पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो ये जो भाई साहब हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, ये क्या क्या कर सकते हैं, तो ये एंड टू एंड एप्लीकेशन बना सकता है और जो जटिल से जटिल जो मतलब टफ इंजीनियरिंग टास्क होते हैं ये उसको भी हल कर सकता है। तो इसका नाम रखा है डेविन। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस बनाने वाला पहला राज्य कौन सा होगा, तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र सरकार ने कश्मीर में महाराष्ट्र गेस्ट हाउस के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी है और इस तरह आर्टिकल 370 के हटने के बाद महाराष्ट्र जम्मू कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस बनाने वाला पहला राज्य होगा। कितनी जमीन खरीद रहा है, तो 2.5 एकड़ भूमि। और ये गेस्ट हाउस कश्मीर के बडगाम जिले के इच्छ गांव में
बनाया जाएगा। और ये सब क्यों किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? तो महाराष्ट्र के पर्यटकों और अधिकारियों के लिए आरामदायक आवास और सुविधाएं प्रदान करना। आपको बताएं 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के चलते यहाँ पे कोई बाहरी व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता था। केवल जो स्थायी निवासी हैं वही राज्य में जमीन खरीद या बेच सकते थे, पर अब ऐसा नहीं है। तो अब आपको याद रखना है, प्रश्न क्या है हमारा, जम्मू कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस बनाने वाला पहला राज्य ये बना है महाराष्ट्र। अच्छा, एक और प्रश्न यहाँ पे बन सकता है कि महाराष्ट्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के अलावा किस स्थान पर महाराष्ट्र भवन बनाने का निर्माण लिया? तो फिर आंसर हो जाएगा अयोध्या। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली ऑटो इनप्लांटर रेलवे साइडिंग का शुभारंभ कहां पे किया? तो आंसर होगा गुजरात में। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑटोमोबाइल कंपनी है मारुति सुजुकी, इसके गुजरात में जो हंसलपुर प्लांट है वहां पे भारत का पहला इनप्लांटर रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट को शुरू किया, उसका शुभारंभ किया। अब आप सोचोगे कि इसका मतलब क्या हो गया, तो आप ये समझो जैसे कि आपको पता है फैक्ट्री में गाड़ियां बनती है और वो शोरूम तक कैसे आती है, तो उसे ट्रकों पे लोड करके लाया जाता है रोड के माध्यम से। जिससे दो चीजें होती है, एक तो बहुत टाइम लग जाता है और कई बार गाड़ी में डेंट वगैरह आ जाते हैं। तो अब क्या होगा, इस प्लांट से सड़क की बजाय सीधे ट्रेन से जो मारुति सुजुकी कंपनी है वो अपनी कारों को देश के अलग अलग हिस्सों में भेजेगी, अलग अलग शोरूम में ट्रेन के माध्यम से लोड होकर के कारें पहुंचेगी, जिससे टाइम भी कम लगेगा। और कई बार गड्ढों में ट्रक उचक रहे हैं, खराब रास्ते आ गए तो डेंट वगैरह हो जाते हैं, तो वो दिक्कत भी नहीं आएगी। और यहाँ पे ये बताया गया कि एक ट्रेन ये 40 ट्रकों के बराबर माल ट्रांसपोर्ट कर सकती है। अच्छा, इसके अलावा ये भी ध्यान रख लो कि अभी मोदी जी ने गुजरात के दहेज में पेट्रोनेट LNG के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की भी आधारशिला रखी है। LNG मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में कपिल देव प्रसाद का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री मिला था? भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये पद्मश्री, तो इनको ये मिला था सन 2023 में, यानी कि पिछले साल। तो 52 बूटी कला को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाने वाले पद्मश्री कपिल देव प्रसाद का भी निधन हो गया। वे कहाँ से थे? वो बिहार से थे। 2023 में उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन हथकरघा और बाबा बूटी साड़ियों की कला को संरक्षित करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन अभी हाल ही में इनका निधन हो गया, तो इनका नाम याद रखना। कहाँ से थे वो मैंने आपको बता दिया, पद्मश्री कब मिला था वो भी मैंने आपको बता दिया, और ये 52 बूटी कला के लिए फेमस थे। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में लक्ष्मी नारायण रामदास का निधन हो गया, वे क्या थे? तो वे पूर्व नौसेना प्रमुख थे। तो वे भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल लक्ष्मी नारायण रामदास का निधन हो गया। वे 90 वर्ष के थे और 1990 से लेकर 1993 तक नौसेना प्रमुख के पद पर रहे थे। वे 13वें नौसेना प्रमुख बने थे। 1971 में भारत पाक युद्ध में भी उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और दक्षिण एशिया को सैन्यीकरण से दूर करने और परमाणु निरस्त्रीकरण के उनके प्रयासों के लिए 2004 में उन्हें शांति के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। पर अभी निधन हो गया, नाम याद रखना, लक्ष्मी नारायण रामदास इनका नाम था। वैसे अभी वर्तमान में हमारे नौसेना प्रमुख नेवल चीफ कौन है? आर हरि कुमार है। और एयर चीफ मार्शल पूछूंगा, वायुसेना प्रमुख तो विवेक राम चौधरी है और थल सेना प्रमुख है मनोज पांडे। और हमारे दूसरे नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? अनिल चौहान है। ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में फूलदेई महोत्सव 2024 ये कहाँ पे मनाया गया? तो फूलदेई महोत्सव ये मनाया जाता है उत्तराखंड में। और आप कह सकते हो ये जो फूलदेई है ये उत्तराखंड में फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध लोक पर्व है और ये चैत्र महीने के पहले दिन मनाया जाता है। मतलब आप कह सकते हो हर साल 14 या 15 मार्च को। और ये मुख्यतः छोटे बच्चों के द्वारा मनाया जाता है, इसी कारण इसे लोक बाल पर्व भी कहते हैं। तो सिंपल सा याद रखेंगे, फूलदेई महोत्सव ये कहां पे मनाया जाता है? उत्तराखंड में। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल अभी लॉन्च किया? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री सूरज पोर्टल। पोर्टल का नाम क्या है? प्रधानमंत्री सूरज पोर्टल है। किसने लॉन्च किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी 13 मार्च 2024 को लॉन्च किया। ये पोर्टल किस मंत्रालय के अंतर्गत है? सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय। और यहाँ पे सूरज की फुल फॉर्म क्या है? सामाजिक उत्थान और रोजगार आधार जन कल्याण।
और इसकी टैगलाइन है वंचितों को वरीयता। तो क्या होगा इसमें? तो इसमें वंचित वर्गों को अपना कोई उद्यम, अपना कोई काम, अपना कोई व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण सहायता दी जाएगी, लोन की सुविधा दी जाएगी। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? एक लाइन में बोलूं तो समाज के वंचित वर्गों का उत्थान करना और उनको विकास की मुख्य धारा में शामिल करना। प्रधानमंत्री सूरज पोर्टल इसका उत्तर हो गया। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना की घोषणा की है? तो आंसर होगा ई मोबिलिटी योजना। तो अभी केंद्र सरकार के जो भारी उद्योग मंत्रालय है, जिसके मंत्री कौन है? महेंद्र नाथ पांडे। अभी इस भारी उद्योग मंत्रालय ने ही इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ये ई मोबिलिटी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी योजना शुरू की है। तो इसमें क्या होगा, जो 2 व्हीलर्स होते हैं, जो 3 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं, उन पर सब्सिडी दी जाएगी। 2 व्हीलर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे उन पे तो 10,000 रुपए की, 3 व्हीलर व्हीकल पे 25,000 रुपए की, और 3 व्हीलर में जो कमर्शियल व्हीकल होते हैं, जो भारी वाहन होते हैं जैसे कि टेम्पो वगैरह ये होते हैं, तो उन पे 50,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। और ये योजना 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 जुलाई 2024 तक के लिए है। और इसके लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। और ये योजना किसे रिप्लेस करेगी ये पूछेंगे तो फेम योजना को, जिसे भारी उद्योग मंत्रालय ने ही शुरू किया था, आपको याद होगा, जिसका उद्देश्य भी यही था, सब्सिडी देकर के इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना। एक्चुअली में फेम योजना के 2 चरण हुए। पहला चरण यानी कि पहला जो फेज था वो 2015 से लेकर 2019 तक चला। फिर दूसरा चरण ये 2019 से लेकर 2022 तक था, लेकिन फिर उसे बढ़ा दिया गया, बढ़ा करके 31 मार्च 2024 तक कर दिया गया। अब जैसे 31 मार्च 2024 में ये खत्म हो रही है, उसके बाद 1 अप्रैल 2024 से ये दूसरी योजना शुरू कर दी गई, ई मोबिलिटी योजना, और वो मैंने आपको समझा दिया डिटेल में, तो ये ध्यान में रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में लॉन्च पीबी शब्द पहल का संबंध किससे है? तो आंसर होगा प्रसार भारती से। पीबी शब्द, इसकी फुल फॉर्म होती है प्रसार भारती शेयर्ड ऑडियो विजुअल फॉर ब्रॉडकास्ट एंड डिसिमिनेशन। हिंदी में बोलोगे तो प्रसार भारती प्रसारण और प्रसार के लिए साझा ऑडियो विजुअल। और इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है हमारे सूचना व प्रसारण मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर ने। और इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? मतलब यहाँ पर आपको जो भी दैनिक समाचार होते हैं वो वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, फोटोज और अदर फॉर्मेट्स में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इससे जो छोटे टीवी चैनल्स होते हैं, छोटे समाचार पत्र होते हैं और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उनको काफ़ी मदद मिलेगी यहाँ से न्यूज़ लेने में। बाकी देखो, प्रसार भारती की बात करें तो मैंने आपको बताया था ये एक वैधानिक स्वायत्त संस्था है और ये देश का सरकारी प्रसारण केंद्र है, जिसकी स्थापना हुई थी 23 नवंबर 1997 में। और आकाशवाणी यानी कि ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन इसके प्रमुख घटक हैं, कंपोनेंट है। वैसे प्रसार भारती के पहले अध्यक्ष की बात करें तो वो थे निखिल चक्रवर्ती, लेकिन अभी बिल्कुल नए अध्यक्ष बन गए हैं। कौन? NK सहगल। पूरा नाम बोलूं तो नवनीत कुमार सहगल, ये नाम भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में इजराइल वॉर डायरी नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा विशाल पांडे ने। तो पत्रकार हैं ये विशाल पांडे, जिन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है इजराइल वॉर डायरी। और इस बुक में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो युद्ध हुआ था, तो उस दौरान पत्रकारों की क्या भूमिका रही थी उसके बारे में बताया गया है इस बुक में। और अभी इसको लॉन्च किया अनुराग सिंह ठाकुर ने, जो कि हमारे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। खेल मंत्रालय भी वैसे इन्हीं के पास है। तो बुक का नाम याद रखेंगे, किसने लॉन्च किया ये ध्यान रखेंगे। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 का आयोजन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा ओमान की खाड़ी में। तो एक्सरसाइज का नाम क्या है? समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024। ये एक त्रिपक्षीय अभ्यास है, मतलब 3 देशों की सेनाएं इसमें पार्टिसिपेट करती है। कौन सी? चाइना, ईरान और रशिया। ये एक नौसैनिक अभ्यास है, नेवल एक्सरसाइज है, जो कहां पे हुआ? अभी ओमान की खाड़ी में हुआ। और इसकी थीम भी रही शांति और सुरक्षा, यानी कि पीस एंड सिक्योरिटी। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर क्या करने का फैसला किया गया? तो आंसर होगा अहिल्यानगर। तो महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्यानगर करने का फैसला किया है। इसका नाम अहिल्याबाई के ऊपर रखा गया है, जो कि 18वीं शताब्दी में मालवा प्रांत की सबसे योग्य शासिका थी। और नाम बदलने की बात है तो आपको याद होगा, अभी बांद्रा वर्सोवा सी लिंक का नाम बदलकर वीर सावरकर सेतु कर दिया गया। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का नाम बदलकर अटल सेतु कर दिया गया।
औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर किया गया। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में स्पिन सर्विस इजाद करने वाले पूर्व शटलर व विंग कमांडर का निधन हो गया, नाम बताओ। तो आंसर होगा सतीश भाटिया। तो पूर्व भारतीय शटलर यानी कि बैडमिंटन प्लेयर और विंग कमांडर भी रह चुके हैं ये रिटायर्ड सतीश भाटिया, लेकिन अभी इनका 81 साल की उम्र में निधन हो गया। वे 1964 में भारतीय वायुसेना में कमीशन प्राप्त AN-12 ट्रांसपोर्ट पायलट थे और उन्होंने 1993 में आखिरी बार विमान उड़ाया था। और 3 बार थॉमस कप खेलने वाले सतीश को स्पिन सर्विस इजाद करने का श्रेय भी दिया जाता है। थॉमस कप आपको पता ही है, पुरुषों का जो बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है उसे थॉमस कप कहा जाता है और जो महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है उसे उबेर कप कहा जाता है। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में बहरीन ग्रैंड प्री का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन ने। तो याद रखना, रेड बुल के ड्राइवर है ये मैक्स वर्स्टपन और अभी इन्होंने ही इस साल की पहली यानी कि 2024 की पहली फॉर्मूला 1 रेस है ये बहरीन ग्रैंड प्रीस का खिताब जीत लिया है। अच्छा, इसके अलावा अभी सऊदी अरब ग्रैंड प्री का आयोजन भी किया गया और ये 2024 की दूसरी फॉर्मूला 1 रेस है और उसको भी जीत लिया मैक्स वर्स्टपन ने ही। तो इस साल की ये दोनों फॉर्मूला 1 रेस हो चुकी है और दोनों को मैक्स वर्स्टपन ने जीता। रेड बुल के ड्राइवर है, ये याद में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में पानी और हवा दोनों में चलने वाला हाइब्रिड मानव रहित वाहन किसने विकसित किया है? तो आंसर होगा IIT जोधपुर ने। तो अभी IIT जोधपुर के शोधकर्ताओं ने, रिसर्चर्स ने एक हाइब्रिड मानव रहित ड्रोन बनाया है जो हवा में भी उड़ेगा और पानी के नीचे या पानी की सतह पर भी चल सकता है। और ये कहाँ पे काम आएगा? तो समुद्री तटों, नदियों में जो तेल रिसाव की मैपिंग करना हो, पानी के नीचे कटाव और प्रदूषण फैलाव जैसे कार्यों के लिए ये बहुत उपयोगी होगा। और ये 8 घंटे पानी में रह सकता है और 15 मिनट तक उड़ान भर सकता है। और मैंने आपको बताया जहाज की तरह पानी पर भी तैर सकता है, यानी कि पानी की सतह पर भी चल सकता है। तो हवा में भी चलेगा, पानी पर भी चलेगा और इस तरह का ड्रोन तैयार किया है IIT जोधपुर ने। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री जो हैं अमित शाह जी, जो हमारे गृह मंत्री, अभी इन्होंने NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कौन सी एप्लीकेशन को लॉन्च किया, उद्घाटन किया? तो आंसर होगा संकलन ऐप। तो NIA मतलब बताया मैंने आपको, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, जिसकी स्थापना हुई थी 2009 में। स्थापना इसकी क्यों हुई थी? आतंकवादी हमलों को रोकने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, जिसके प्रमुख हेड है दिनकर गुप्ता। और अभी हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, इन्होंने इसकी संकलन एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो मतलब किसी भी अपराध से, किसी भी क्राइम से संबंधित जो भी कानून बना है वो सभी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मतलब अगर आप देखना चाहते हो कि यार इस अपराध के लिए क्या कानून है, तो यहाँ से आपको वो पता चल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा अमित शाह जी ने CCMS पहल भी शुरू की है। CCMS मतलब क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका उद्देश्य है जो भी अपराध हुए हैं उनके लिए एक मैनेजमेंट, एक सिस्टमेटिक सिस्टम स्थापित किया जाएगा। तो हमारे लिए तो ये एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट रहेगी, सीधी सी याद रखना। इस एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया और इसका संबंध किससे है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में लॉन्च अग्रे और अक्षय का संबंध किससे है? तो आंसर होगा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है ये। तो अभी भारतीय नौसेना के पनडुब्बी रोधी अभियानों को बढ़ावा देने के लिए 2 जहाजों को लॉन्च किया गया है, उनके नाम है अग्रे और अक्षय। तो याद रखना ये क्या है? ये एंटी सबमरीन वॉरशिप है, यानी कि पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। मतलब पानी के नीचे जो पनडुब्बियां होती है, सबमरीन्स होती है, उसको नष्ट करने के लिए है ये। और हमारा जो रक्षा मंत्रालय है वो इस तरह की 8 एंटी सबमरीन वॉरशिप बना रहा है, जिसमें से ये 5वां और 6ठे नंबर का है। और निर्माण कौन कर रहा है, कौन बना रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है? तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता के द्वारा इनका निर्माण किया जा रहा है। अब मैंने आपको कहा कि इस तरह की कितनी बननी है? 8 बननी है, जिसमें से ये 5वीं और 6ठी है। अब आप पूछोगे पहले नंबर की कौन सी थी? तो पहले आप सबको मैं कई बार बता चुका हूं, उसका नाम है INS अर्नला। ये भारत का पहला एंटी सबमरीन वॉरशिप है, याद आया? फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहां पे किया? तो आंसर होगा गुजरात में। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात अहमदाबाद में जो साबरमती आश्रम है वहां पर पुनर्विकसित कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया और गांधी आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान को भी शुरू किया। एक्चुअली में कोचरब आश्रम की स्थापना गांधी जी ने
साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद 25 मई 1915 को की थी और ये भारत में उनके द्वारा स्थापित पहला आश्रम था। तो यहाँ पे वो गौपालन, खेती वगैरह यहाँ पे किया करते थे। और आपको ये भी बता दूं कि साबरमती आश्रम, जिसे हरिजन आश्रम के नाम से जाना जाता है, ये 1917 से लेकर 1930 तक महात्मा गांधी जी का घर बना रहा था और मूल रूप से इसका नाम सत्याग्रह आश्रम था। और 12 मार्च 1930 को यहीं से दांडी यात्रा भी शुरू की थी गांधी जी ने। तो याद रखना कहां पर है ये, कोचरब आश्रम, गुजरात में।